खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए। एक कहावत है कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब तुझे चलना है खुद के ही पैरों पर। देखिए जो आपका ये वीडियो है ये अप्रैल महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो है और आपको पता है कि हर महीने आपको 300 करंट अफेयर जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि उस महीने के यानी जिस महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो होता है उस महीने के उसमें सेलेक्टिव प्रश्न जो है इस 300 प्रश्नों में चूज किए जाते हैं। तो देखिए अप्रैल 2021 का जो ये वीडियो है इसमें अप्रैल महीने की जितनी नियुक्तियां हुई हैं योजना परियोजना पुरस्कार सम्मान महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था खेल जगत पर्यावरण और जितने भी विविध प्रश्न हैं उन सबको कवर करने के लिए ये वीडियो तैयार किया था। ठीक है, तो ये सारे निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और देखिए ये इस सीरीज का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम 150 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर पार्ट 2 आपका आएगा, यानी कि 2 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा। 300 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पीडीएफ के शौकीन हैं, तो देखिए ये इसमें तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बढ़ाता हूँ ये वीडियो जो आपका होता है मंथली वाला, लेकिन इसकी जो पूरे डिटेल वाली पीडीएफ है इसमें आपको पूरे डिटेल में एक एक करंट अफेयर मिलता है और इसमें आपको पूरा जो करंट अफेयर होता है पूरे महीने का, ठीक है, चाहे 360 हो चाहे 325 हो 320 हो जितना भी हो आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में डिटेल मिल जाता है। तो एक नोट्स के तौर पर जो है आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। तो देखिए सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। देखिए जो आपके डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं इनको 2018 में प्रकाशित इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और देखिए जो आपका सरस्वती सम्मान होता है, ठीक है, इसका जो विनर होता है उसको 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। देखिए एग्जाम में कई बार विजेता का नाम तो पूछता ही है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि जो सरस्वती सम्मान है इसके विजेता को कितना अमाउंट दिया जाता है, तो इसको 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। और ये पुरस्कार जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में जो है शुरू किया गया था और ये भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक है। तो सरस्वती सम्मान के बारे में जान लिया हमने और 2020 के विनर के बारे में भी जान लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार नाम का एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो देखिए भारत और अमेरिका के बीच में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार नाम का एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। ये अभ्यास जो है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलो में आयोजित किया गया था, इसका ये एग्जैक्ट लोकेशन है। और देखिए इस अभ्यास का जो आयोजन है ये बारी बारी से एक बार अमेरिका में होता है एक बार भारत में। तो इस साल भारत में हुआ है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलो में, अगले साल ये अमेरिका में आयोजित होगा। तीसरा प्रश्न है कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस बैंक चुना गया है। तो देखिए इस बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक। देखिए जिन प्रश्नों का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए क्योंकि ये सारे के सारे करंट अफेयर आप जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर सेशन में। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया उसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके लिंक को फटाफट कॉपी कीजिए और थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी जो है इस सेशन से जुड़ जाएं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तो देखिए जो आपकी IPL की टीम थी दिल्ली कैपिटल्स, इसके नए कैप्टन बनाए गए ऋषभ पंत। देखिए ऋषभ पंत ने इस पद पर स्थान लिया श्रेयस अय्यर का, जो कि चोटी लोग हैं इसलिए इनको टीम में जगह नहीं मिली। और बतौर कप्तान ऋषभ पंत का ये जो है पहला IPL मतलब टीम में कप्तानी होगा, ठीक है, यानी कि ये पहली बार IPL टीम में किसी भी टीम की तरफ से कैप्टन बनाए गए हैं ऋषभ पंत जी। पांचवा की हाल ही में किस लेखक की पुस्तक हेमनेट ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता। तो देखिए ये लेखिका आपकी है मैगी ओफारेल, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। और जो ये पुस्तक है हेमनेट, ठीक है, तो ये पुस्तक जो आपकी हेमनेट है तो इसमें जो है ब्यूबोनिक प्लेग से विलियम शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु का वर्णन किया गया है। विलियम शेक्सपियर कौन थे, ये बहुत ही महान लेखक और कवि हैं अंग्रेजी भाषा के, आपको इनके बारे में पता भी होगा, इनकी बहुत सारी कविताएं हमने पढ़ी होगी। और देखिए इस साल का जो बुक क्रिटिक्स अवार्ड रहा इसमें जो है जो आपके टॉम जोलनर हैं तो इनकी आइलैंड ऑन फायर द रिवोल्ट दैट एंडेड स्लेवरी इन द ब्रिटिश एम्पायर
इसने जो है नॉन फिक्शन के लिए पुरस्कार जीता था। और इस साल के बुक क्रिटिक्स अवार्ड में एमी स्टैनली की स्ट्रेंजर इन द शोगुनस सिटी अ जैपनीज वीमेन एंड हर वर्ल्ड ने जीवनी में पुरस्कार जीता। और आत्मकथा का जो पुरस्कार था बुक क्रिटिक्स का, तो ये जीता है कैथी पार्क, ठीक है। तो कैथी पार्क होंग को जो है माइनर फीलिंग्स एन एशियन अमेरिका रेगनिंग के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारे बुक क्रिटिक्स अवार्ड के कैटेगरीज थे, मैंने इसके विनर का नाम बता दिया है, इसको याद रखिएगा। और छठवां प्रश्न है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी को मनाया गया है 31 मार्च को। देखिए जो आपका ये दिन है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, इस दिन की स्थापना 2009 में मिशिगन के अमेरिका स्थित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल कैंडल ने जो है की थी। सातवां की हाल ही में किस बैंक ने यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया। तो देखिए इस यूएनआई कार्बन कार्ड को लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रुपे प्लेटफॉर्म पर एचपीसीएल सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड को लॉन्च किया था। और आठवां की हाल ही में किस स्थान पर पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मिलकर संयुक्त रूप से महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो देखिए इस महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया है। खजुराहो एक प्लेस है जहाँ की मूर्तियाँ बहुत फेमस हैं और ये प्लेस आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो देखिए जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है, तो इसको जो है पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है, क्योंकि जो खजुराहो है ये पर्यटन स्थल है और यहाँ पे बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं। नवा है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत के प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। तो देखिए भारत का जो पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क है इसका उद्घाटन दिल्ली छावनी में किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 10वां की विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने परसेंट के बीच में रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए विश्व बैंक ने कहा है, देखिए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है साउथ एशिया वैक्सीनेट्स, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 2021-22 के वित्तीय वर्ष में ये 7.5% से 12.5% के बीच में रहेगी, ऐसा इसने अनुमान जताया है। 11वां की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए लुइस हैमिल्टन जो है ये फार्मूला वन रेसर है, ठीक है। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स क्या है, जो लोग पहली बार मतलब वीडियो देख रहे हैं, नई नई तैयारी स्टार्ट की, बता दूँ ये जो है एक फार्मूला वन रेस की हम बात कर रहे हैं। देखिए लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इनका ये 8वां विश्व खिताब था, कौन सा, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस तिथि को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया गया। तो देखिए उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस को हम 1 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। 13वां की हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो देखिए पाकिस्तान की सरकार ने अप्रैल महीने में जो भारत के साथ चीनी, कपास और सूत, ठीक है, ये 3 प्रतिबंध लगाए थे इनके व्यापार, तो इसको इस प्रतिबंध को पाकिस्तान ने हटा दिया है। पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, कैपिटल इस्लामाबाद है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान। 14वां की हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है और आप 200% गारंटी ले लीजिए, ये प्रश्न आपको हर पेपर में छपा मिलेगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया रजनीकांत को। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और ये पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान देने के लिए दिया जाता है। 15वां की हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौते ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है। तो देखिए ये देश आपका भारत है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में नेपाल को जो है भारत ने एक समझौते ज्ञापन के तहत कुल 800 करोड़ रुपए मतलब 800 करोड़ नेपाली रुपए का अनुदान सहायता जो है दिया है। और इस पैसे का उपयोग कहाँ पे होगा, देखिए नेपाल का जो तेराई प्रांत है वहाँ पर जो है सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने
जो ये समझौता हुआ किया है 800 करोड़ रुपए नेपाली का ये किया है, ठीक है। देखिए नेपाली रुपया इंडियन रुपये से कम होता है, ठीक है। तो नेपाली 800 करोड़ रुपए भारत ने दिया है अनुदान सहायता के रूप में। 16वां की हाल ही में चीन और किस देश के बीच में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? उत्तर बताइए। देखिए अभी हाल ही में चीन और ईरान के बीच में जो है 25 साल के एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य जो आपका चीन है और ईरान है दोनों के बीच में ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिज़ाइन स्थापित करने में मदद करना है। 17वां की हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को 5.4% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को जो है के अनुमान को जो है 5.4% से बढ़ाकर कर दिया है 10.1%। 18वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कुल जो है 10,900 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी प्रदान की है। 19वां की 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 30 मार्च को राजस्थान राज्य का जो है स्थापना दिवस मनाया गया था। देखिए 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था, इसीलिए ये राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है, यानी कि 30 मार्च राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। राजस्थान की वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, कैपिटल जयपुर है, जनसंख्या यहाँ की है 6.89 करोड़। 20वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए ये छूट प्रस्ताव है 25% का। 21वां की निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो देखिए ये देश आपका रूस है, ठीक है। रूस ने भी हाल ही में दुनिया का पहला जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाया। देखिए और जानवरों के लिए इस वैक्सीन का विकास जो है रोसेल खोजनाथ जोर की एक यूनिट ने किया है। इसका नाम है कार्निवैक को। 22वां प्रश्न की वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में जो है जो आपका भारत यानी कि इंडिया है ये 156 देशों की सूची में 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए जो आपका वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 है तो इसमें जो है भारत किस स्थान पर है 140वें, और पिछले साल 2020 में भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर था। और देखिए इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में बताया गया है कि लैंगिक भेद के साथ ही आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में भी भारत पिछड़ा हुआ है। और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश इस रिपोर्ट में 65वें स्थान पर, नेपाल 166वें, पाकिस्तान 153वें, अफगानिस्तान 156वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर है। किसमें? वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में। 23वां की विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस को हम 2 अप्रैल को मनाते हैं। ऑटिज्म क्या होता है? एक बीमारी है जिसमें बच्चे का दिमाग ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। 24वां की अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस को हम मनाते हैं 2 अप्रैल को। 2021 के लिए इसका थीम था द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। 25वां की भारत के पहले 14 लेन वाले एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? तो देखिए भारत के पहले 14 लेन वाले एक्सप्रेसवे का नाम है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, और इसमें कुल 14 लेन हैं। इस एक्सप्रेसवे से मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली से आने वाले लोगों को सफ़र में आसानी होगी। देखिए जो आपका ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है तो इसमें कुल चार चरण हैं। जो पहला चरण है ये अक्षरधाम दिल्ली में है, तो दिल्ली के अक्षरधाम से यूपी गेट तक है। इसका दूसरा चरण यूपी गेट से डासना तक है, तीसरा चरण डासना से हापुड़ तक है, चौथा चरण दिल्ली से मेरठ तक है। इस परियोजना का निर्माण जो है ये 8,346 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
तो ये कंप्लीट डिटेल था किसके बारे में, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। ये भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा आप। देखिए इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ा था आपको, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उतना कंटेंट दे दूँ कि आपको 100% प्रश्न मिल जाए। और अब तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सब में मिलते भी रहे हैं। 26वां के निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी उड़ीसा है। देखिए उड़ीसा जो है वहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है, गजपति जिले में, ठीक है। और ये जो है 1501 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। तो जो आपका उड़ीसा का राज्य सरकार, इसने महेंद्रगिरी पर्वत को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया हाल ही में। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया उसको लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 27वां की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया? तो देखिए अप्रैल महीने में ये जुर्माना बिहार पर लगाया गया था कि उसने सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद किया। 28वां की किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? तो देखिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। और इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जितने भी राजस्थान के परिवार वाले हैं उनको सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। 29वां की हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने खुद को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई में सूचीबद्ध किया और बीएसई बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक कुल 150 करोड़ रुपए जो है जुटाएं? तो देखिए ये 150 करोड़ रुपए जुटाएं गाजियाबाद नगर निगम ने। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, 1 नंबर आपको मिलेगा एग्जाम में। देखिए जो गाजियाबाद नगर निगम है ये उत्तर प्रदेश राज्य में धन जुटाने वाला दूसरा नगर निगम बन गया है बीएससी के माध्यम से। इससे पहले लखनऊ नगर निगम ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई में अपने आप को सूचीबद्ध किया था और वहाँ से कुछ माल पानी जुटाए थे, ठीक है, यानी कि पैसे जुटाए थे। तो ये दोनों चीज़ याद रखेगा। 30वां की हाल ही में किस देश में शांतिर अग्रसेना 2021 नाम का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए ये देश आपका बांग्लादेश है। और देखिए जो आपका ये शांतिर अग्रसेना 2021 नाम का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। देखिए बहुराष्ट्रीय का मतलब ये होता है इसमें बहुत सारे देश जो है भाग लेंगे, या और इसमें ये भी छूट होती है कि कोई भी देश इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको निमंत्रण दिया गया हो। तो देखिए आपको बता दूं जो आपका ये शांतिर अग्रसेना 2021 नाम का बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, ठीक है, ये 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का विषय था रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं जिनका नाम है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, तो इनकी जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो आपका युद्ध अभ्यास है शांतिर अग्रसेना, इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भाग किस तरीके से लिया था? देखिए इसमें जो भूटान की रॉयल भूटान आर्मी है, श्रीलंका आर्मी, बांग्लादेश आर्मी की टुकड़ी के साथ भारतीय सेना भी इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में जो है भाग ले रही थी। और भारतीय दल में 30 कर्मचारी शामिल थे। इसमें जो है द डोगरा रेजिमेंट के बटालियन के अधिकारी, जेसीओ और जवान भी शामिल थे। तो जो आपका ये सैन्य अभ्यास था इसके बारे में डिटेल है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के भी जो है सैन्य पर्यवेक्षक इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो 4 से 12 अप्रैल 2021 तक जो है शांतिर अग्रसेना 2021 का आयोजन है किया गया था। और ये देश आपका है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था। 31वां प्रश्न की सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है मल्लिका श्रीनिवासन को। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। और 32वां की कौन सा रेलवे जोन पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड यानी कि विद्युतीकृत हो गया है? तो देखिए जो आपका पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है ये 100% यानी कि पूरी तरीके से जो है विद्युतीकृत हो गया है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी ट्रेनें हैं ये अब विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक से चलेंगी। इससे क्या होगा, देखिए डीजल इंजन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत लोचा होता है। और जो आपकी विद्युत ट्रेनें हैं ये हाई स्पीड भी होती हैं, मतलब इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी भी होती है। तो अब जो निर्बाध रूप से जो है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में जो ट्रेनें हैं वो चल सकेंगी। और 33वां प्रश्न की सुपारी पालन किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए सुपारी पालन जो है इसको लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। और इसका विमोचन किया था अप्रैल महीने में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और देखिए जो आपकी ये पुस्तक सुपारी पालन है, ठीक है, तो ये जो है श्री एस के जोशी द्वारा लिखित
यानी कि शैलेंद्र कुमार जोशी के द्वारा लिखित पुस्तक इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपुल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। और इस पुस्तक के अनुवादक है श्री अन्नवर्पु ब्रह्मैया और इसको प्रकाशित किया है मारुति पब्लिकेशन ने। और हाल ही में इसका विमोचन किसने किया? एम वेंकैया नायडू जी ने। 34वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया? तो देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर उर्जित पटेल। देखिए डॉक्टर उर्जित पटेल कभी जो है आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, तो इन्हीं की बात हो रही है। इनको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। उर्जित पटेल जो जी 31 मार्च 2021 से 5 साल के कार्यकाल अर्थात 30 मार्च 2026 तक जो है कार्य करेंगे। 35वां की मार्च 2021 में माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो कलेक्शन है ये कितना रहा? तो देखिए मार्च 2021 में माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो कलेक्शन है ये आपका रहा 1,23,902 करोड़ रुपए। यहाँ पे मैं आपको पूरा डाटा दे रहा हूँ कंप्लीट, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मंथ वाइज है। देखिए फरवरी 2021 में जो आपका कलेक्शन है जीएसटी का ये कितना रहा था? 1,13,143 करोड़। जनवरी 2021 में रहा 1,19,847 करोड़। दिसंबर 2020 में रहा 1,15,174 करोड़। नवंबर 2020 में रहा 1,04,000 करोड़। और अक्टूबर 2020 में रहा 1,05,155 करोड़। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूरा डाटा है मतलब मंथली वाइज। और ये मंथ वाइज जो है एग्जाम में पूछ लिया था कि इस महीने में जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा। और 36वां है कि हाल ही में भारत सरकार ने 14 अप्रैल को किस महापुरुष के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? तो देखिए आपको बता दूं जो कि आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री रहे और संविधान के निर्माता भी हैं। और देखिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो इसी दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो निधन है ये 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया था। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न अलग से एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था मरणोपरांत। देखिए किसको जीवित रहते दिया गया, किसको मरने के बाद दिया गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे जो चीज़ पूछी जाती है एग्जैक्ट मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और इसको जरा सा शेयर कर दीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। 37वां कि हाल ही में किस शिक्षण संस्थान के द्वारा आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका शिक्षण संस्थान है IIM जम्मू, ठीक है, तो IIM जम्मू के द्वारा जो है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। 38वां की PK मिश्रा, अनिल घणावत और अशोक गुलाटी जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य हैं। ये समिति किस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है? तो देखिए जो आपकी समिति है जिसमें PK मिश्रा, अनिल घणावत और अशोक गुलाटी शामिल हैं, ठीक है, तो ये समिति बनाई गई है जो आपका कृषि कानून था जिसके लिए काफ़ी बवाल भी हुआ और धरना प्रदर्शन चल रहा था, ठीक है, तो इसी मुद्दे का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में 3 नए कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति बनाई थी। चारों व्यक्तियों के नाम कौन है जो इस समिति में थे? ये सदस्य आपके थे PK मिश्रा, अनिल घड़ावत, अशोक गुलाटी और भूपिंदर सिंह मान, ठीक है, तो ये समिति में शामिल थे। इस पैनल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है अप्रैल महीने में, यानी कि जनवरी में समिति बनी, अप्रैल में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ अगर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। 39वां की हाल ही में किस संस्था ने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 नाम का रिपोर्ट जारी किया है? और 2021-22 में भारत की जो वृद्धि है इसमें इसने बताया कि ये 7% रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया है। तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक और सामाजिक आयोग है यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है, तो इसी ने अपनी रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द ग्लोबल पैसिफिक 2021 में बताया कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर रहेगी 2021-22 के वित्तीय वर्ष में ये रहेगी 7%। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, देखिए इसका मुख्यालय आपका है थाईलैंड के बैंकॉक में और इसकी स्थापना 28 मार्च 1947 को हुई थी। 40वां की भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए
जो मुद्रास्फीति है, ठीक है, इसका लक्ष्य कितने % रखा है भारत सरकार ने। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य है ये 4% रखा गया है और 500% गारंटी है, ये आंकड़ा याद रखिएगा। ये इस टाइप के लक्ष्य वगैरह पूछे जाते हैं, किस वर्ष तक भारत ने किस चीज़ का क्या लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो फिर से सुनिए, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य है ये रखा गया है कितना, 4%। 41वां की क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए क्षमता निर्माण आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है आदिल जैनुल भाई। और 42वां की किस राज्य के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये राज्य आपका तेलंगाना है, याद रखिएगा तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। देखिए जो आपका ये सौर परियोजना है ये राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन यानी कि एनटीपीसी के द्वारा जो बनाया जा रहा है और इसमें जो है 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल बनेंगे। और इसके साथ में एक और अपडेट याद रखिएगा, देखिए एक 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर जो है स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसको बनाया जा रहा है अभी। इसकी लागत भी जो है 3,000 करोड़ रुपए की है और इस परियोजना का जो है जो निर्माण है ये 2022-23 तक जो है पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 43वां की हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान एक ही वर्ष में कितने किलोमीटर से अधिक के मार्ग को कवर करने वाले सेक्शन का विद्युतीकरण किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जो इंडियन रेलवे है इसने 2020-21 के दौरान एक ही वर्ष में टोटल जो है 6,000 किलोमीटर से अधिक के मार्ग को कवर करने वाले सेक्शन का विद्युतीकरण किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए ओएनजीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं सुभाष कुमार जी और इन्होंने इस पद पर शशि शंकर का स्थान लिया है। देखिए ओएनजीसी का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, मुख्यालय इसका है वसंत कुंज दिल्ली में। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 14 अगस्त 1956 को की थी। 46वां की हाल ही में 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में कुल 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। तो देखिए 3 अप्रैल को जो है एक घटना हुई थी, बहुत दुखद थी। जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ के सुकमा में जो है माओवादियों ने अटैक कर दिया था, तो उनको नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना की कुछ विभिन्न टुकड़ियाँ, देखिए जो आपका सीआरपीएफ है, ठीक है, तो सीआरपीएफ के कुछ जवान इसमें और कोबरा यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन और जो आपका डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड होते हैं और एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के जवान है, ये सभी संयुक्त रूप से मिल गए इनको नियंत्रित करने के लिए जो सारे माओवादी थे। लेकिन इस अटैक में कुछ जो है ये जो हमारे कहा जाए सेना के जवान के लिए, पैरामिलिट्री के लिए या फिर एसटीएफ के लिए कुछ जवान हमारे जो है उसमें जख्मी हो गए और कुछ घायल भी हो गए। तो इनमें 22 सुरक्षाकर्मी जो है टोटल शहीद हो गए थे। तो छत्तीसगढ़ का प्लेस है सुकमा, 3 अप्रैल 2021 को घटना हुई थी। और इसमें जो सीआरपीएफ है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए सीआरपीएफ जो है इसका पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। 47वां की स्टैंड अप इंडिया योजना को किस तिथि को लॉन्च किया गया था। तो देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना को 25 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। देखिए भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कुल 25,586 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है और ये राशि कुल जो है 1,14,322 खातों में भेजी गई है। यही आंकड़ा मुझे बताना था और उसीलिए मैंने आपको बताया क्या कि स्टैंड अप इंडिया योजना को जो है कब लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था, 2016 में 25 अप्रैल को। डेट भी याद रखिएगा। देखिए जो योजनाएं भारत सरकार की रन कर रही हैं, सक्सेसफुल हैं, वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और देखिए जो आपकी योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है, तो ये योजना जो है ये ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस स्थापित करने के लिए एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता जो है उनको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण की सुविधा के उद्देश्य से जो है शुरू की गई थी। 48वां की हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की। तो देखिए इस संस्था का नाम यूनेस्को है, याद रखिएगा।
यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, जैव विविधता की हानि और भेदभाव और असमानता, पानी और आवास, भोजन की कमी 2030 के शांतिपूर्ण समाज के लिए 4 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया था, देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 में आने वाली जो शीर्ष चुनौतियां हैं ये कौन कौन सी हैं। पहला है हिंसा और संघर्ष, दूसरा है भेदभाव और असमानता, यानी कि 2030 तक जो है मतलब भेदभाव असमानता बढ़ेगा, गलत सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये भी बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान होगा, भोजन, पानी और आवास की कमी होगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, स्वास्थ्य और रोग बढ़ेंगे जैसा कि अभी कोरोना बढ़ रहा है, कार्य और अवसरों का अभाव होगा क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा रहेगी सबको नौकरी देना संभव नहीं है, राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक सिद्धांत बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकें विकसित होंगी और ये भी समस्या का कारण बनेंगी, और परंपरा और संस्कृति जोखिम में जो है पड़ जाएगी, यानी कि हमारी पुरानी परंपरा, हमारा कल्चर जो है वो जो है ख़त्म हो जाएगा, नई नई परंपरा आ जाएगी, नया कल्चर आ जाएगा। 49वां की हाल ही में किस खिलाड़ी ने नेपाल में संपन्न हुई साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं अनिया मिथुन, ठीक है, इन्होंने साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए 28 वर्षीय जो आपके अनिया मिथुन है, इन्होंने चैंपियनशिप में जो है 70 किलोग्राम वर्ग में देश का लीडरशिप किया। ये भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिण भारत के पहले वुशु खिलाड़ी भी हैं। 50वां की हाल ही में किसने MyGov.in के सहयोग से बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया नाम के 2 प्रतियोगिताओं की जो है इन्होंने शुरुआत की। तो देखिए ये शुरुआत की ट्राइफेड ने, ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो इसने जो ये प्रतियोगिता शुरू की है जिसका नाम क्या है, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया, ठीक है। तो इन प्रतियोगिताओं को आदिवासी शिल्प, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य जो है ट्राइफेड ने लॉन्च किया है, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। देखिए जितने भी संस्थाओं के बारे में डिटेल में देता हूँ ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और जो आवश्यक होते हैं वही बताया जाता है, ठीक है, तो उसको नोट करते रहा कीजिए। और देखिए आपको बता दूं इस YouTube चैनल पे 2017 से लगाए, ठीक है, 2017 से लगाए अब तक के प्रत्येक दिन के करंट अफेयर आपको अवेलेबल हैं। आप हर साल का हर दिन का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, हर महीने का मंथली करंट अफेयर भी आपको 2018 से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो हमारा जो प्लेलिस्ट है मंथली करंट अफेयर का, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर को, और डेली वाले में जाके डेली करंट अफेयर को देख सकते हैं। अगर आप किसी राज्य विशेष के एग्जाम की तैयारी करें तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी, MP, बिहार, ठीक है, इन सभी राज्यों के स्पेशल जो फैक्ट वाले वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं आप। अगला है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस को हम 5 अप्रैल को मनाते हैं और राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 52वां है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर यानी कि धर्म परिवर्तन पर कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है गुजरात, यानी कि यूपी, MP, गुजरात ये तीनों में धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है। और इस नए कानून के मुताबिक जो गुजरात राज्य है वहाँ पर शादी करके या किसी की शादी करा के या फिर शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यानी कि अगर आप जबरन धर्मांतरण करके शादी करेंगे या फिर किसी को पैसा देंगे, लो शादी कर लो और धर्म बदल लो, या फिर कुछ इस प्रकार का काम करेंगे, ठीक है, तो आपको 3 से 5 साल की सजा हो जाएगी, 2 लाख रुपए जुर्माना देंगे आप। कहाँ पे, गुजरात में। 53वां है कि हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाजी कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित प्रतिष्ठित निशानेबाजी कोच थे संजय चक्रवर्ती। और 54वां है कि पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए पद्मश्री से सम्मानित ये मशहूर दिग्गज अभिनेत्री आपकी थी शशिकला, जवानी में ऐसी दिखती थी और बुढ़ापे में कुछ इस प्रकार से दिखती। 55वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया। तो देखिए भारत के ये पहले पर्यावरण मंत्री थे दिग्विजय सिंह जाला और इन्होंने जो है भारत के पर्यावरण मंत्री के रूप में जो है 1982 से 1984 तक जो है काम किया था।
और 56वां कि किस खिलाड़ी को डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए ये खिलाड़ी आपकी विराट कोहली हैं, इनको जो है डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 57वां कि हाल ही में जापान के 2014 के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहे इसामू अकासाकी का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए जो आपके व्यक्ति थे इसामू अकासाकी, ठीक है, इनको जो है 2014 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन दुख की बात है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसामू अकासाकी कौन थे, तो एक भौतिक शास्त्री थे। 2014 में इनको फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 58वां कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। 59वां कि इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस है ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है और ये पहली बार 2020 में मनाया गया था। यानी कि इस साल हमने दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया। 60वां कि हाल ही में किसने NCTE वेब पोर्टल का माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने NCTE का माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और 61वां प्रश्न है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम थी इसने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस टीम ने अभी हाल ही में माउंटानुई में 3 मैचों की एक श्रृंखला के पहले में वनडे में जो है न्यूजीलैंड को हराने के बाद ये उपलब्धि यानी कि सबसे अधिक वनडे मैच जीतने की उपलब्धि जो है पाया, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड बनाया। 52वां कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया। तो देखिए केंद्र सरकार ने भी हाल ही में अजय सेठ को आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में अपॉइंट किया है। और जो आपके अजय सेठ हैं इन्होंने इस पद पर तरुण बजाज का स्थान लिया है। 63वां की किस संस्था के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका का निधन हो गया। तो देखिए ये संस्था आपकी गीता प्रेस है। याद रखिएगा गीता प्रेस के जो अध्यक्ष थे राधे श्याम खेमका ये अब दुनिया में नहीं रहे। 38 साल तक इन्होंने एक पत्रिका कल्याण पत्रिका का जो है संपादन किया था। गीता प्रेस क्या है, देखिए गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। एक प्रेस है ये जहाँ पर हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो है छपते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक भी है गीता प्रेस, ठीक है। तो जितने भी रामायण गीता और हिंदू धर्म ग्रंथ मिलेंगे आपको सब गीता प्रेस के ही छपे मिलेंगे आपको मैक्सिमम। 64वां की अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन महानिदेशक किसे बनाया गया। तो देखिए नया मिशन निदेशक बनाया गया है डॉक्टर चिंतन वैष्णव को, ठीक है। याद रखिएगा अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक बनाया गया है डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। और वैष्णव जी जो है ये इस महीने के अंत में रामनाथन रमनन से जो है पदभार ग्रहण करेंगे। 65वां की किस व्यक्ति को एक्ट एक्सेलरेटर के लिए WHO का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं कार्ल बिल्ड। और 66वां प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में जारी फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष कौन पहले स्थान पर है। तो देखिए अप्रैल 2021 में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष जो है जेफ बेजोस पहले स्थान पे हैं। यानी कि वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जेफ बेजोस हैं। देखिए ये आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है, एक ही महीने में 4 लोग जो है नंबर 1 पे आते हैं और घटते रहते हैं। तो यहाँ पे हम बस बात कर रहे हैं फोर्ब्स की, ठीक है। फोर्ब्स ने जो आंकड़ा बताया था उसमें बताया कि जेफ बेजो जो है ये अमेजॉन कंपनी के संस्थापक हैं। इनकी संपत्ति है $177 बिलियन। दूसरे स्थान पर इलैन मस्क हैं, टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स के जो है ये मालिक हैं। 151 बिलियन जो है इनकी संपत्ति है। तीसरे स्थान पर आपके बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, ये LVMH कंपनी के मालिक हैं। 150 बिलियन संपत्ति इनकी है। बिल गेट चौथे स्थान पर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं 124 बिलियन के साथ। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाले 97 बिलियन की संपत्ति है, ये 5वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, रिलायंस के मालिक हैं ये और 84.5 बिलियन इनकी संपत्ति है। अगला कि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज को अपॉइंट किया है। 68वां की विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है।
तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस को हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। 2021 का जो थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस का, यह है सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। 69वां की हाल ही में किसे बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो देखिए हाल ही में जो है जो आपके शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाल हैं, ठीक है, तो इनको बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख बनाया गया है। देखिए बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसको स्थापित किया गया था 1928 में। 70वां की हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किस व्यक्ति को जो है महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया गया? देखिए महाराष्ट्र के नए होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री बनाए गए हैं दिलीप वलसे पाटिल, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा अगर आप महाराष्ट्र का कोई लोकल एग्जाम देने जा रहे हैं। 71वां प्रश्न की हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी? तो देखिए विश्व बैंक ने अभी हाल ही में जो आपका मिजोरम राज्य, ठीक है, तो मिजोरम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कुल 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। और मिजोरम की देखिए बात करें तो इसकी कैपिटल आइजोल है। गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा। यहाँ की जनसंख्या है 11.2 लाख। 72वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी महाराष्ट्र की है। देखिए ज्ञात हो कि बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्य जीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो है ये मीठे जल में पाई जाने वाली सिस्टूरा मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है। तो इसीलिए जो है जो महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट में जो सिंधुदुर्ग जिला पड़ता आपका है, तो वहाँ पर अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं। 73वां की हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य जो है पूरा किया गया? तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो चेनाब नदी है इस पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का जो है आर्क का कार्य, यानी कि आर्क मतलब हो गया, देखिए ये आपका ब्रिज है, ठीक है, ये ऐसे आपका आर्क बना हुआ, ठीक है, तो इसी का कार्य पूरा किया गया है। देखिए चिनाब नदी पर बने इस आइकॉनिक रेलवे आर्क ब्रिज की लंबाई है 1315 मीटर। खास बात यह है कि ये रेलवे ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी पर बना ये रेलवे आर्क ब्रिज ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम से लैस है कि कोई खतरा है, कोई इसमें फ्रैक्चर हो गया है, कहीं से ये पुल टूटने वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले से ही पता चल जाएंगी। 74वां की संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है ये 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। 75वां की हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी? तो देखिए विश्व बैंक ने हाल ही में मिजोरम राज्य में जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कुल 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है। मिजोरम की बात करें तो इसकी कैपिटल आइजोल है। गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा। और 76वां प्रश्न है कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? तो देखिए भारत की जो पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी ये थी चंद्रा नायडू। देखिए भारत की जो पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी चंद्रा नायडू, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू की बेटी थी। इन्होंने अपनी पहली कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से आता है, और इंदौर में एमसीसी के बीच में 1977 में एक मैच के दौरान की थी। इनके जो पिताजी थे जिनका नाम क्या था सीके नायडू, ठीक है, तो इन पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सीके नायडू अ डाटर रिमेम्बर्स। 77वां ये फीफा ने हाल ही में किस या फिर किन फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया? तो देखिए जो फुटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन है फीफा, ठीक है, इसने जो है पाकिस्तान की और चार फुटबॉल दोनों संघों की जो है फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है। और फीफा की बात करें तो देखिए फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना इसकी 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय इसका है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। 78वां की भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो देखिए सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, और इनकी ये नियुक्ति जो है ये पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक के लिए की गई है।
सिडबी की बात करें तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। 79वां कि हाल ही में किस देश की पत्रकार फातिमा रफ़ीक ज़कारिया का निधन हो गया। तो देखिए फातिमा रफ़ीक ज़कारिया जो है ये भारत की पत्रकार थी, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। ये फेमस पत्रकार थी, शिक्षाविद भी थी और मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष और खैरुल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई की अध्यक्ष थी ये। और इन्हें 2006 में शिक्षा में इनके काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो फातिमा रफ़ीक ज़कारिया के बारे में रखिएगा। 80वां की वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। तो देखिए वैज्ञानिकों ने जो है मेंढक जो है, ठीक है, तो मेंढक की स्टेम सेल्स यानी कि कोशिकाओं का यूज़ किया है एक नया रोबोट बनाने के लिए, जीवित रोबोट। देखिए इस रोबोट को जो है जेनोबॉट्स नाम दिया गया है। ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं जैसे यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है। और जेनोबॉट्स मेंढक जो है मतलब ये मेंढक की कोशिकाओं से बना हुआ है, तो मेंढक की तरह हरकत करेगा, लेकिन ये आपका है एक रोबोट। 81वां की निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी कौन सी है, राजस्थान की। राजस्थान में सरकार किसकी है, अशोक गहलोत की। और गवर्नर वहाँ के हैं इस समय कलराज मिश्रा जी। 82वां के निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्रों की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है। तो देखिए जो आपका DRDO है, ठीक है, इसने कहा है कि जो मिसाइल सिस्टम है इसके उत्पादन में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं ये भागीदार बन सकती हैं, इसने अलाउ कर दिया है। यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी अब मिसाइल बनाएंगी DRDO के कहने पे। 83वां की निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रोक लगा दी थी, वो भी अस्थायी रूप से, यानी कि बीच में हटाया भी जा सकता था रोक। तो देखिए न्यूजीलैंड की सरकार ने कहा कि कोरोना बढ़ रहा है और भारत से अब जो है जो यात्री हैं 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अब जो है न्यूजीलैंड नहीं आ पाएंगे। 84वां कि टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया बन गया है। देखिए 2020 का जो आपका समर ओलंपिक है, ठीक है, तो ये जो है जापान की राजधानी जो टोक्यो, ठीक है, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टोक्यो ओलंपिक। और ये आपका 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होगा। ये जापान नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। 85वां की हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपयों का जुर्माना लगाया। तो देखिए ये जुर्माना लगाया गया है 12.05 करोड़ रुपए का। 86वां की भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में आयोजित अपनी अप्रैल 2021 की नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखने की घोषणा की है। तो देखिए इसको जो है 4% तक रखने की घोषणा की गई है। देखिए जो अप्रैल में डाटा रिलीज हुआ है RBI का, इसमें बताया गया कि पॉलिसी रेट रहेगा 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी कि जो आपका ये रहेगा 4.25%, बैंक रेट 4.25, CRR 3%, SLR 18%। 87वां की CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए CRPF शौर्य दिवस को हम 9 अप्रैल को मनाते हैं। और शौर्य दिवस का मतलब है कुछ बढ़िया वीरता वाला काम किया होगा CRPF के जवानों ने। देखिए हुआ क्या था, 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ जो कच्छ का रण है गुजरात में स्थित है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाई किया था CRPF ने। इस लड़ाई के दौरान CRPF के 6 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं बहादुर सैनिकों को याद करने के लिए हम जो है शौर्य दिवस मनाते हैं 9 अप्रैल को, ठीक है। और 2021 में हमने 56वां CRPF शौर्य दिवस मनाया, इसको भी याद रखिएगा। CRPF के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मोटो इसका है सेवा और निष्ठा, यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 88वां की हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए संजीव कुमार को बनाया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष। 89वां की विश्व व्यापार संगठन ने इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है इसने कहा है कि इस साल यानी कि 2021 में जो है टोटल 8% की जो है वृद्धि दर्ज की जाएगी व्यापार में, यानी कि बिजनेस में। जो आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में।
और इसको स्थापित किया गया था 1 जनवरी 1995 में। 90वां है कि हाल ही में किसे WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया। तो देखिए जो आपके द ग्रेट खली हैं इनको WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। 91वां की हाल ही में किसने मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया। तो देखिए मधु क्रांति पोर्टल को शुरू किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। और जो पोर्टल है मधु क्रांति, ठीक है, और इसके साथ में एक हनी कार्नर नाम का जो है पोर्टल इसको भी शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना, रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि करना। किसका निर्यात? देखिए जो आपका शहद यानी कि मधु होता है, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 92वां की महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा समिति की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में से 3 जो है ये HIV से संक्रमित हैं। तो देखिए महिला सशक्तिकरण पर जो विधानसभा समिति की रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में से 3 जो है ये HIV एड्स से संक्रमित हैं। देखिए इस समिति के अनुसार मेघालय में HIV एड्स से 5000 से अधिक मामले हैं वर्तमान में। और देखिए एक संस्था है नाको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये बताया है मेघालय में 0.54% आबादी HIV के साथ जी रही है। इसके अलावा मेघालय में HIV सर्विलांस सेंटिनल 2017 के अनुसार जो है देश में सबसे अधिक जो आपका एक सेक्स रोग है यानी कि यौन रोग है सिफिलिस, ठीक है, इसके मामले भी हैं। 93वां की हाल ही में किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अन्नमाया का शुभारंभ किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इन्होंने जो है अन्नमाया का शुभारंभ किया। और इस पहल के अंतर्गत यानी कि इस अन्नमाया पहल के अंतर्गत जनजातीय समुदायों में प्रचलित बीमारियों जैसे कि सिकल सेल रोग हैं और मलेरिया हो गया, एनीमिया हो गया, कुपोषण हो गया, इससे निपटने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 94वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में झारखंड राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की कुल 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये सड़क परियोजनाएं लगभग 127.93 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगी। झारखंड राज्य जो है इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 की गई थी। कैपिटल रांची है। मुख्यमंत्री झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन। 95वां की निम्नलिखित में से किस देश की हॉकी टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है। तो देखिए ये देश आपका है अमेरिका। तो अमेरिका की जो पुरुष हॉकी टीम है इसने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच को जो है जिनका नाम हरेंद्र सिंह है इनको अपना कोच अपॉइंट किया है। 96वां की किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्रसिंग द कर्व नाम का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। तो देखिए जो केरल राज्य है, ठीक है, तो केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्रसिंग द कर्व नाम का एक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था अप्रैल महीने में। केरल की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। और देखिए अगर वीडियो को शेयर करते रहिए, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते रहिएगा, इससे आपका जो है रिवीजन होते रहेगा। तो 97वां प्रश्न कौन सा है कि किस राज्य में सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रेक द चेन अभियान को केरल में शुरू किया गया, ठीक है। तो केरल में जो है इस ब्रेक द चेन अभियान के अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके कायाकल्प के लिए अर्डम हेल्थ मिशन भी शुरू किया गया है। 98वां की हाल ही में किस देश की केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया जिसे नैनो स्नीफर नाम दिया गया है। तो देखिए जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? नैनो स्नीफर। और देखिए जो आपका नैनो स्नीफर है, ठीक है, इसको IIT बॉम्बे के दौरान इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के दौरान विकसित किया गया था जिसे नैनो स्नीप टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी मार्केटिंग कौन कर रहा है? IIT दिल्ली। और एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है जिसका नाम है क्रिटिकल सॉल्यूशंस, इसके द्वारा किया जा रहा है। और देखिए जो आपका नैनो स्नीपर है ये इसकी खास बात है कि ये जो है 10 सेकंड से भी कम समय में जो विस्फोटक सामग्रियाँ उसका पता लगा लेता है। ये जो है सैन्य, घरेलू और पारंपरिक विस्फोटकों का पता लगा सकता है। ये जो है MEMS यानी कि जो आपका मेम्स सिस्टम है इसका उपयोग करता है। मेम्स का अर्थ क्या है? माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ये विस्फोटक की नैनोग्राम की मात्रा को भी पता लगा सकता है, यानी कि बहुत कम से कम मात्रा भी होगी तभी नैनो स्नीपर पता लगाएगा कि भैया यहाँ पे विस्फोटक सामग्री रखी गई है, आप सावधान हो जाइए।
99वां कि किस बैंक के द्वारा हाल ही में स्मार्ट अप ग्रांट्स 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई? तो देखिए ये बैंक आपका है HDFC बैंक। याद रखिएगा HDFC बैंक के द्वारा अभी हाल ही में स्मार्ट अप ग्रांट्स 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई। देखिए जो HDFC बैंक है इसने हाल ही में स्मार्ट अप ग्रांट 2021 के विजेताओं की घोषणा की। और ये जो है HDFC बैंक के स्मार्ट अप ग्रांट का चौथा संस्करण था इस साल 2021 में। इसको 2017 में स्थापित किया गया था। देखिए पिछले 4 वर्षों में HDFC ने 87 स्टार्टअप्स का समर्थन किया है। इस पहल के तहत 4 करोड़ रुपये का वितरण भी इसने किया था। देखिए HDFC बैंक जो है ये कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को प्राथमिकता प्रदान करता है। और इसके जो विजेता होते हैं उनको जो है शॉर्टलिस्ट करने के लिए HDFC बैंक ने IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, AIC बिम्सटेक और IIT BHU, GUSEC, सी कैम बनस्थली यूनिवर्सिटी आदि के साथ जो है साझेदारी की। और स्टार्टअप के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड आइडिया की स्थिरता, आइडिया कैसे समाज को लाभान्वित करता है या फिर वृद्धि की जो संभावना है और विशेषता है इत्यादि, ठीक है। तो इन सबको इसने इन्वॉल्व किया। देखिए भारत में स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत में अब जो है कुल 38,756 से अधिक स्टार्टअप हैं। साथ ही भारत का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप हब बन गया है। ये आंकड़ा नोट कर लीजिएगा, काम आएगा। 100वां प्रश्न है कि हाल ही में कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को बेहतर बनाने के लिए किसने MyGov और HUAL के साथ मिलकर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथन शुरू किया? तो देखिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथन को गूगल ने शुरू किया। किसके साथ मिलकर? MyGov और HUAL के साथ मिलकर। देखिए जो आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथन है इसके तहत प्रतिभागी आइडिया का विकास करेंगे और उन प्रोटोटाइपों का निर्माण करेंगे जो कि किसानों को पानी के उपयोग और स्थिरता में आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हैं। और देखिए मूल रूप से इस पहल का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथन का उद्देश्य है पानी का संरक्षण करना और पानी का न्यूनतम मात्रा का उपयोग करने के लिए अभिनव तरीकों को लाना। तो जितने भी प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेंगे ये आइडियाज़ देंगे कि कैसे आप पानी का यूज़ करेंगे सही तरीके से, कैसे उसका संरक्षण करेंगे, कम पानी में कैसे आप अधिक काम कर सकते हैं। 101वां कि अप्रैल 2021 में किस देश के जलवायु दूत जॉन केरी भारत की जो है 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो देखिए अप्रैल 2021 में जो अमेरिका के जलवायु दूत हैं जॉन केरी ये भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। और अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की थी। और इस बैठक के दौरान यानी कि इनसे मुलाकात के दौरान इन्होंने जो है यानी कि दोनों नेताओं ने संयुक्त अनुसंधान, सहयोग और जलवायु वित्त सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। तो ये जलवायु दूत है तो जलवायु से संबंधित ही काम करेंगे, आएंगे तो ये आपके पास कॉमन आइडिया होना चाहिए। और 102वां कि भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना रहा? देखिए ये स्टैटिक से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं इसको ध्यान दिया कीजिएगा। देखिए वित्त वर्ष 2020-21 में जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर था ये आपका रहा कितना? 9.45 लाख करोड़। देखिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जो शुद्ध कारपोरेट कर संग्रह था ये कितना रहा? ये रहा 4.57 लाख करोड़। और जो शुद्ध व्यक्तिगत आयकर था ये कितना रहा? 4.71 लाख करोड़। इसके अलावा 16,927 करोड़ रुपए जो है प्रतिभूति लेन देन कर रहा। तो ये सारे आंकड़े मैंने दे दिए हैं। इनमें से मैंने सबसे पहले आपको शुद्ध प्रत्यक्ष कर बताया, ये कितना रहा? 9.45 लाख करोड़। बाकी के सारे मैंने बता दिए हैं। देखिए वित्त वर्ष 2020-21 में जो कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह था इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दूं ये जो है बजट में संशोधित अनुमान से 5% अधिक है। यानी कि जितना टारगेट किया गया था कि हमको इतना शुद्ध प्रत्यक्ष कर जो है ये संग्रह करना है 20-21 के वित्त वर्ष में, तो इसमें जो है मतलब उम्मीद से ज़्यादा जो है यानी कि 5% अधिक जो है आपका शुद्ध प्रत्यक्ष कर मिला भारत सरकार को। 103वां कि हाल ही में किस देश में टीका उत्सव मनाया गया? देखिए टीका उत्सव हमने भारत में ही मनाया है। टीका उत्सव मतलब जो कोरोना का टीका वगैरह है इसके लिए है, ठीक है। तो टीका उत्सव एक टीका पर्व है। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 के बीच में आयोजित किया गया था। वर्तमान में 3 राज्य अधिकतम कोविड-19 खुराक प्राप्त कर चुके हैं अप्रैल महीने में, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 प्रमुख कोविड-19 टीके हैं जो कि वर्तमान में भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और 104वां प्रश्न है,
देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि अभी तो यार कोरोना चल रहा है, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, देखिए बहुत सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो अभी पढ़ाई में लापरवाही मत कीजिए, लगे रहिए डेली जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए, क्योंकि अचानक से एग्ज़ाम होगा और अचानक से नौकरी मिल जाएगी। 104वां की हाल ही में किस देश की नौसेना ने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? तो देखिए इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का जो आयोजन है ये अमेरिका ने किया था। कहाँ पर? लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में। और इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी ने जो है भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है प्रवेश किया था। और भारतीय ईईजेड में यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने वाला युद्धपोत जिसका नाम है एरलाई बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन पॉल जोन्स जो है ये था। तो यहाँ पे देखिए एक लोकेशन आपको दिख रही है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये रखिएगा याद। ये अमेरिका ने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया था अप्रैल 2021 में। और 105वां की हाल ही में भारत सरकार ने कितने राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना शुरू की है? तो देखिए भारत सरकार ने टोटल 10 राज्यों में इस यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना को शुरू किया है। देखिए इस प्रणाली यानी कि इस यूएल पिन योजना के तहत जो है मार्च 2022 तक, मतलब इसको मार्च 2022 तक पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल मार्च तक लागू कर दिया जाएगा। और इस यूएल पिन का उपयोग क्या होगा? देखिए जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसमें यूनिक नंबर होते हैं 14 नंबर के, उसी प्रकार इसमें भी 14 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर आईडी मिलेगा आपको। इस पहचान संख्या को भूमि पार्सल के अक्षांश और देशांतर निर्देशांक के आधार पर लॉन्च किया जाएगा। और इस यूएल पिन का पायलट परीक्षण हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में सफलतापूर्वक जो है अभी वर्तमान में किया गया है, टोटल 10 राज्यों में। तो जमीन का भी आधार कार्ड बनने जा रहा है। और देखिए इस यूएल पिन को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसको वर्तमान में एक अन्य नाम से भी रिलॉन्च किया गया है। देखिए भारत राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली यानी कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लागू कर रहा है। और हाल ही में ये प्रणाली जम्मू और कश्मीर में लागू की गई थी। 106वां की देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो देखिए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 को जीता है आशुतोष भारद्वाज ने। और ये सम्मान इनको जो है इनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। और आपको बता दूं जो आपके आशुतोष भारद्वाज हैं तो इनकी जो ये पुस्तक है पितृवध, ठीक है, तो ये पुस्तक अंग्रेजी में द डेथ ट्रैप के नाम से प्रकाशित की गई थी। और इसका चयन अशोक वाजपेयी यानी कि जो ये पुरस्कार है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार, तो इसके लिए आशुतोष भारद्वाज का जो नाम है तो इनके नाम का चयन जो है अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार की चयन समिति ने किया है। 107वां की अप्रैल 2021 में भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया? तो देखिए ये अमाउंट है $50,000 का, ठीक है। और 108वां प्रश्न है कि विश्व पार्किंसंस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पार्किंसंस दिवस को मनाते हैं 12 अप्रैल को। और 109वां की विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व होम्योपैथी दिवस को हम 10 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, तो इन्हीं की जयंती मनाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में, ठीक है, यानी कि ये एक जर्मन होम्योपैथिक चिकित्सक थे। और सबसे खास बात याद रखनी है कि जो आपको 10 अप्रैल को जो ये विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है इसकी थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसको याद रखिएगा। देखिए जब कोई दवा नहीं काम करती है तो होम्योपैथ का सहारा लोग लेते हैं, कम खर्चे में अधिक इलाज। लेकिन आजकल होम्योपैथ भी महंगा हो गया, पहले 10-20 रुपये में दवा मिल जाती थी, लेकिन अभी ये 200-400 रुपये मतलब भी बिल बनाने लगे हैं। 110वां की अप्रैल 2021 में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया? तो देखिए अप्रैल 2021 में जो है ओडिशा ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया था ताकि मास्क का उपयोग लोग करें और कोरोना का संक्रमण ना फैल पाए लोगों में। 111वां की नासा का इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर किस ग्रह पर अपनी उड़ान भरेगा? तो देखिए ये ग्रह आपका मंगल है। नासा का जो इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर है ये मंगल पर अपनी उड़ान भरेगा। नासा का जो आपका इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है इसकी मदद से परीक्षण उड़ानों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर का वजन 8 किलोग्राम होगा। यह एक सौर ऊर्जा संचालित हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर की जो पूर्ण गति है ये 2400 आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट है। आरपीएम का पूरा नाम क्या है? आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट।
112वां की हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए सतीश कौल एक एक्टर यानी कि अभिनेता थे। फोटो देख के पता चल गया होगा। इन्होंने महाभारत टीवी में काम किया था। देवराज इंद्र की भूमिका इन्होंने निभाई थी। और 113वां की अप्रैल 2021 में कौन सा देश अब तक सबसे तेज 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया? तो देखिए अप्रैल 2021 में जो अपना भारत देश है, ठीक है, ये सबसे तेज 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश बना है। और गौरतलब कि भारत ने मात्र 85 दिनों के भीतर टोटल 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण कराया। 114वां की भारत की केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? तो देखिए भारत की वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री है निर्मला सीतारमण। इनके बारे में न्यूज़ क्या है? देखिए हाल ही में अप्रैल महीने में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में वो वर्चुअली भाग लिया, यानी कि इनको जो है घर बैठे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कंप्यूटर ऑन किया और इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। और इससे जो बच्चे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आयोजन स्थल याद नहीं करना पड़ रहा, बस इतना याद रखिए कि कौन सी समिट में किसने पार्टिसिपेट किया। 115वां की पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत कार्यरत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल ने हाल ही में भारत के पेट्रोलियम उद्योग पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020-21 में देश की ईंधन खपत में कितनी कमी आई है? तो देखिए टोटल कमी आई है 9.1% की, ठीक है। देखिए ये पहली बार है जब पेट्रोलियम की खपत में 1998-99 के बाद इतनी अधिक कमी आई है। देखिए कोरोना चल रहा है, आदमी घर में है, गाड़ी कम चले तो पेट्रोल की खपत भी कम होगी। तो ये पेट्रोल की खपत है 9.1% कमी वाली। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2020 से 21 में जो है, यानी 20-21 के वित्तीय वर्ष में डीजल की खपत 12% और पेट्रोल की खपत कितनी रही? 7% तक जो है ये गिर गई। डीजल की खपत 72 मिलियन टन और पेट्रोल की खपत 27.95 मिलियन टन थी। कब? वित्तीय वर्ष 2020-21 में। और जो जेट ईंधन था इसकी खपत में 6% की कमी आई, क्योंकि एयरलाइंस पूरे साल अधिकांश अवधि के लिए जो है बंद रहा। 116वां की मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाता है? तो देखिए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 12 अप्रैल को मनाता है। 117वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो देखिए केंद्र सरकार ने एक दवा है, एक देखिए जो आपका ये दवा मैं नाम बता रहा हूँ, ये कि एंटी वायरल दवा, इसका नाम है रेमडेसिविर। तो इसका उपयोग कोरोना के ट्रीटमेंट में किया जा रहा है और इसके जो है निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने कहा कि पहले अपना पेट भरो, फिर बाहर के लोगों को बाद में देखेंगे। 118वां की राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाता है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस को हम 11 अप्रैल को मनाते हैं। आंसर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, रिवीजन होते चलेगा। 119वां की पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पंजाब की सरकार ने। 120वां जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जो धावक हैं दूती चंद, इनको किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए ये राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है वीरानी पुरस्कार से सम्मानित करेगा किसको? जो आपकी दूती चंद है, ठीक है। दूती चंद कौन है? ये एक महिला धावक यानी कि कहा जाए कि एथलीट है। 121वां प्रश्न की निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये भारतीय अभिनेता आपके अक्षय कुमार हैं, ठीक है। इनको पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 122वां की आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो देखिए ये टीम आपकी है कोलकाता नाइट राइडर्स। 123वां की केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो देखिए इस खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन अप्रैल महीने में श्रीनगर में किया था खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। 124वां की किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए जो कि गुनीत मोंगा है, देखिए ये काफ़ी पॉपुलर जो है फिल्म निर्माता है। इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में मैं नाम बता देता हूँ आपको। देखिए इनको जो अभी हाल ही में जो आपका फ्रांसीसी सम्मान है, फ्रांस का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, इसका नाम क्या है? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इससे सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं इससे पहले मेरिल स्ट्रीप, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रूस विलिस जैसे बड़े हॉलीवुड नामों को जो है ये सम्मान मिल चुका है।
और देखिए गुनीत मोंगा जो है ये बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, इनकी बहुत सारी फिल्में हैं। मसान आपने देखा ही होगा, लंच बॉक्स को भी देखा होगा, इरफान खान ने अपने किया था, हरामखोर, पेडलर्स, और एक आस्कर विजेता लघु फिल्म है वृत्ति चित्र है, और इसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, इसको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। तो ये सारी फिल्में इन्होंने बनाई हैं, क्या नाम है, गुनीत मोंगा। और इनकी फिल्में जो है समीक्षकों द्वारा बहुत ही प्रशंसित होती हैं, इनको मतलब इनके पास जो यूनिक आइडियाज़ होते हैं उस पर ये फिल्में बनाती हैं। 125वां की संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा जारी की गई वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमी रैंकिंग 2020 में किसने जो है भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए ये संस्थान आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc बेंगलुरु। और यहाँ पे मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ, देखिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में दुनिया का सबसे बेस्ट संस्थान कौन सा है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, तीसरे नंबर पर आपका है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। भारत का जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है यानी कि IISc बेंगलुरु है, ये 500 और 600 की लिस्ट के बीच में आपका है, ठीक है। और देखिए क्षेत्रीय सर्वश्रेष्ठ संस्थान रैंकिंग में IISc बेंगलुरु पहले नंबर पर है भारत में, देखिए ये भारत की रैंकिंग है, ये दुनिया की। उसके बाद फिर IIT मद्रास है, उसके बाद फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय है। और देखिए जो आपका 126वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है सिक्किम। 127वां कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं सुशील चंद्रा जी। देखिए सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सुशील चंद्रा जो इनका कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। इससे पहले सुनील अरोड़ा जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो अब जो है जो आपके सुशील चंद्रा हैं ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। 128वां की हाल ही में किसे UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नामित की गई हैं, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, नाम है नूरा अल मातरोसी। इनको जो है भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है इसके साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। और 129वां की IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बन गए हैं। और 130वां की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को मंजूरी देने वाला 60वां देश कौन बन गया? तो देखिए जो आपका स्पुतनिक V है अब ये भारत में भी यूज़ होगा, काफ़ी कारगर है ये कोरोना की वैक्सीन जिसको रूस ने डेवलप किया है, नाम क्या है? स्पुतनिक V। 131वां की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त अपॉइंट किया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त बनाए गए हैं सुरेंद्र कुमार यादव जी। 132वां की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड को 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। ये डेट इतिहास में अमर है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसको अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने जो है निहत्थे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन पर जो गोलियां चला दी थी, और इसीलिए जो है इस दिन को एक आतंकी दिन मतलब कहा जाए जो भी है। तो इस साल जो है इस आतंक की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 133वां की हाल ही में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में किस भारतीय बिजनेस टाइकून को यूनाइटेड अरब अमीरात के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात में यूसुफ अली जो कि भारतीय बिजनेस टाइकून हैं, इनको यूनाइटेड अरब अमीरात के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अबू धाबी के व्यापार, उद्योग और विभिन्न परोपकारी पहलों में सहयोग के लिए और इनको जो है मतलब ये सम्मान दिया गया है। इनका जन्म मतलब भारत के केरल राज्य में हुआ था, किसका? श्री यूसुफ अली का। 134वां की ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन यानी कि बाफ्टा ने वर्ष 2021 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया? तो देखिए बाफ्टा के जितने भी अवार्ड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं सारे आपको बताऊंगा। देखिए बाफ्टा ने वर्ष 2021 के लिए जो आपका नोमैड लैंड फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया है। और आपको बता दूं अधिकांश नामांकन जो है इसी फिल्म को मिला है, टोटल 7 नामांकन मिले थे पुरस्कारों के लिए। और एक और फिल्म थी ब्रिटिश कमिंग ऑफ एज ड्रामा जिसका नाम था रॉक्स, ठीक है, इसको भी 7 नामांकन मिले थे, यानी कि नोमैडलैंड और रॉक्स दोनों को जो है 7-7 नामांकन मिले थे। अधिकांश पुरस्कार लेकिन नोमैडलैंड ने जीते, टोटल 4 पुरस्कार जीते हैं। देखिए बाफ्टा 2021, 2020 और 2021 की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ
राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार का जो 74वां संस्करण है, ठीक है, तो इसका इसने अभी हाल ही में आयोजन किया था। और बाफ्टा के विजेताओं की सूची आपको यहाँ पे दिख रही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, मैंने बताया आपको अभी, नोमैडलैंड ने। बाकी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो ये पहला पेज है, पहले पेज का स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा बाद में कि बाफ्टा के जो विजेता हैं उनकी लिस्ट क्या गया है, ठीक है, किस फिल्म के लिए किसको कौन सा पुरस्कार मिला। ये रहा आपका दूसरा पेज, इसको भी नोट करिए स्क्रीनशॉट लेके, लिख दे रहा हूँ मैं। तीसरा पेज आपका है, ये चौथा पेज है, इसका भी ले लीजिए। 135वां कि हाल ही में अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजनाओं की बहाली की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट है 235 मिलियन डॉलर। देखिए अमेरिकी प्रशासन ने इससे पूर्व भी फिलिस्तीन को कोरोना वायरस राहत सहायता के तौर पर 15 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की थी। 136वां कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में नगा समूहों के साथ जो है वे संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए जो आपका नागालैंड है, ठीक है, तो नागालैंड में जो नगा समूह हैं इनके साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को टोटल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। संघर्ष विराम समझौते की जो विस्तारित अवधि है ये अब 28 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2022 तक लागू होगी। और 137वां की निम्नलिखित में से किस फिल्म को शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 के लिए चुना गया है। तो देखिए एक फिल्म है द ग्रेट इंडियन किचन, इसको शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 के लिए चुना गया है। और इस फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का निर्देशन किया है निर्देशक जेओ बेबी ने, ठीक है, ये एक मलयालम फिल्म है और इसको क्या किया गया है, शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 के लिए चुना गया है, ठीक है। इस फिल्म में जो है क्या दिखाया गया है, देखिए जो फिल्म है द ग्रेट इंडियन किचन, इसमें जो है समाज के पितृसत्तात्मक रवैये का चित्र किया गया है और ये दिखाया गया है कि जो महिलाएं हैं ये केवल खाना बनाने के लिए ही पैदा हुई हैं, ठीक है, तो इनको शादी के बाद रसोई से बांध दिया जाता है। 138वां कि किस भारतीय महिला को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये भारतीय महिला आपकी हैं ऊषा राव मुनारी, ठीक है, ऊषा राव मुनारी को जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के एसोसिएट प्रशासक के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए ये भारत की रहने वाली हैं ऊषा राव मुनारी और इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख है एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, तो इन्होंने किया है और इनको यूएनडीपी का अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक अपॉइंट किया है हाल ही में। 139वां कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने गरीब छात्रों के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए याद रखिएगा लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, तो इन्होंने जो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम का हाल ही में उद्घाटन किया था। ये कार्यक्रम क्या है, देखिए ये स्पेशल वाहन सरकारी बच्चों के छात्रों को आगे बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाएगा, यानी कि एक गाड़ी होगी जिसका नाम होगा लैब ऑन व्हील्स। इसमें लैब होंगे, देखिए सरकारी बच्चों के लिए लैब वगैरह तो एक सपना ही होता है, लैब क्या होता है पता ही नहीं, तो इसीलिए दिल्ली की सरकार चाहती है कि लैब बनाएं और उसको सभी सरकारी स्कूलों में लगवाएं, बच्चे वहाँ पे जाएं देखें। और इस व्हील में होगा 17 कंप्यूटर, 2 बड़ा टीवी, एक 3D प्रिंटर, एसी, ये लोगों के इस्तेमाल के लिए एक मतलब इसमें जो है जो आपका एक प्रिंटर मैंने बताया प्रिंटर भी लगाया गया है ताकि कुछ जानकारी वगैरह लेनी है इस लैब से तो आप ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पहल है। 140वां कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने पोषण ज्ञान लॉन्च किया जो कि स्वास्थ्य पोषण पर एक डिजिटल भंडार है। तो देखिए ये संगठन आपका है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग ने पोषण ज्ञान लॉन्च किया जो कि स्वास्थ्य पोषण पर एक डिजिटल भंडार है। 141वां की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला। तो देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार ने पदभार संभाल लिया है। 142वां की इसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। इनकी पुस्तक है जिसका नाम क्या है पितृवध, ठीक है। तो देखिए प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को विपुल हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। ये सम्मान उनके कार्य पितृवध के लिए जो है इनको दिया गया है। इनका चयन अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार की चयन समिति ने किया था। 143वां की किस तिथि को पोइला बोईशाखा यानी कि बंगाली नववर्ष मनाया जाता है। तो देखिए पोइला बोईशाखा यानी कि बंगाली नववर्ष को हम मनाते हैं 15 अप्रैल को।
ये बंगाली समुदाय के लिए नए साल का प्रतीक है, जो कि आमतौर पर हर साल 14 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल के आसपास पड़ता है। ये इस वर्ष वह भारत में 15 अप्रैल को मनाया गया, यानी कि 15 अप्रैल को हमने बंगाली नववर्ष मनाया। 144वां की तिथि को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई है। और इस अवसर पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी ने अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए लगातार दूसरे वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया। 145वां की बलबीर सिंह जूनियर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, बलबीर सिंह जूनियर जो है ये एक हॉकी खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 146वां की मार्च 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को जीता है भुवनेश्वर कुमार ने। 147वां की हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए, जोसेफ जूथ जो हैं ये हैती के प्रधानमंत्री थे और ये मार्च 2020 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनका निधन हो गया है। हैती जो है, देखिए हैती की करेंसी हैतियन गॉडे और कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि सॉरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ये देश आपका हैती, छोटा सा देश है। यहाँ की लैंग्वेज है हैतियन, क्रियोल और फ्रेंच। 148वां कि विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व आवाज़ दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे को हम 16 अप्रैल को मनाते हैं। 2021 इसका थीम है वन वर्ल्ड मेनी वॉइस, ठीक है। देखिए, विश्व आवाज़ दिवस की शुरुआत 1999 में ब्राज़ील के राष्ट्रीय आवाज़ दिवस के रूप में हुई थी। 149वां की हाल ही में किस पूर्व चुनाव आयुक्त का निधन हो गया? तो देखिए, ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे आपके GVG कृष्णमूर्ति। और कृष्णमूर्ति जो है ये अक्टूबर 1993 से सितंबर 1996 तक चुनाव आयुक्त बने थे। आखिरी प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाता है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश दिवस को मनाते हैं 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 151 से कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्लीज़ इसको तुरंत जो है लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र इसको देख के इससे लाभ ले सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।